अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। अदलिया और अदालती फैसलों का एक सिलसिला सा जारी है। कल तारिक जहांगीरी साहब, आई शुड कॉल हिम जस्टिस रिटायर्ड नाउ फॉर्मर एक्स जस्टिस, उनका फैसला भी जो चल रहा था, मामला चल रहा था, वो फौरी तौर पर एक फ़ैसला आया और फौरी तौर पर डी नोटिफिकेशन भी मौसूल हो गया। चाहे जितने भी जहाँ से उसने होकर गुजरना था, प्रेसिडेंट हाउस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तमाम एतराफ़ से उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। और आज 9 मई सज़ाओं का अगला फ़ैसला, अगला सिलसिला भी आज सामने आया, जब ये GOR गेट हमला केस में मज़ीद सज़ाएँ सामने आई हैं। ऐसे में जो पिछली सज़ाएँ थीं वो भी ऑब्वियसली काबिल ज़िक्र हैं। 9 मई केसेस में पहले भी सज़ाएँ, नाअहली 10-10 साल की सज़ाएँ पहले भी हो चुकी हैं। ऐसे में मज़ीद और सज़ाएँ वो भी उन लीडरान की अब हुई हैं जो कि ऑलरेडी इनकारसरेटेड हैं। पहले जो सज़ाएँ हुई थी उनमें ज़्यादा तादाद उन अरकान की थी, PTI के उन अरकान की जो कि असेंबली में हैं और उस वक्त मतलब वो इनकारसरेटेड नहीं थे। लेकिन अब जो ये ज़्यादातर सज़ाएँ हैं वो उनकी हैं जो कि ऑलरेडी इस पूरे मामले में पिछले इतने सालों से ऑलरेडी जेल भुगत रहे हैं और सज़ाएँ काट रहे हैं। इस पे बात करेंगे नाजरीन कि अब आगे और क्या है इस 9 मई के केसेस के पूरे पेंडोरास बॉक्स में, क्योंकि अलग अलग मकामात पे हमले हुए, अलग अलग मकामात के हमलों की मुख्तलिफ मकामात पर जो FIRs हैं वो दर्ज हैं और अब बताया जाता है कि हर कोई तकरीबन अपना टाइम लेकर ये कल्मिनेट होने के ये तमाम तर जो मुकदमे हैं अब करीब नज़र आते हैं। ऐसे में नाजरीन एक ये भी चल रही है लहर कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बाज़गश्त हो रही है, कुछ PTI के एक्स हल्के मुज़ाकरात के हामी हैं, बल्कि जो इंसिडेंटली जिनको सज़ाएँ भी हुई हैं ये भी तमाम तर वो लीडरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि पहले रोज़ से मुज़ाकरात के लिए बार बार ख़तों किताबत कर रहे हैं और ख़त लिखते हुए नज़र आ रहे हैं, खतूत लिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो बर्फ़ है ये पिघलनी चाहिए। अब इनको ही मज़ीद सज़ाएँ हो गई हैं, तो ऐसे में वो जो मुज़ाकरात का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा, ये भी एक बड़ा लेजिटिमेट सवाल है। और अदालती एतबार से भी नाजरीन बात करेंगे क्योंकि ये जस्टिस रिटायर्ड तारिक जहांगीरी की सज़ा पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी सीखपा नज़र आती है। वहीं दूसरी तरफ जो डिग्री का इटसेल्फ मामला है कि जिस मेरिट के ऊपर ये नाअहली हुई है उसके भी जो उसके कुछ एक्चुअल उसके डेफिनेशंस हैं उनको भी देखते चलेंगे। लेकिन फौरी तौर पर नुकाती शक्ल में कुछ चीज़ों को देखते चलिएगा, फिर हम सियासी आरा और लीगल एक्सपर्टीज़ तो इंशाल्लाह आज शामिल गुफ्तगू करने का इरादा रखते हैं। 9 मई सज़ाओं का नया सिलसिला। 9 मई GOR गेट हमला केस में शाह महमूद कुरैशी बरी, ये दूसरी बरियत है नाजरीन शाह महमूद कुरैशी साहब की। यास्मीन राशिद समेत उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद को 10-10 बरस कैद की सज़ा। इश्तिहारी मुल्ज़िमान में फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान शामिल हैं। ये 5वां मुकदमा है जिसमें PTI के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी को सज़ा सुनाई गई, जबकि साबिक वज़ीर ख़ारजा को बरी किया गया। फितना इंतशार, पुलिस और रेंजर्स को मारने का बयानिया नहीं चलेगा। अब नाजरीन ये इसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं। बयानिया का खेल ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान अब परफॉर्म करना होगा। अवाम भूखे मर रहे हैं और इन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, इसका जवाब ये है नाजरीन PTI की तरफ से, भूख से खैबर पख्तूनख्वा की नहीं पंजाब की आवाम मुतासिर है। पंजाब से दुनिया भर में 70 लाख लोग रोज़गार की तलाश में फैले हुए हैं। सेहत पर फी कस खैबर पख्तूनख्वा 1200 पंजाब के मुकाबले ज़्यादा खर्च करता है। खैबर पख्तूनख्वा का किसान आज तक एहतजाज पर नहीं निकला। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का इस पे जवाब, अडियाला का कैदी धरने या इस्लामाबाद बंद करने से रिहा नहीं होगा। बानी PTI इस वक्त अडियाला जेल में VVIP कैदी हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, नवाज शरीफ की हर माह जेल में 600 मुलाकातें होती थीं, वकला से मुलाकातें अलग होती थीं। उस वक्त हमारे सियासी गुफ्तगू पर भी पाबंदी नहीं होती थी। साबिक रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद ज़ुबैर भी PTI के हक में गवाही दे रहे हैं। दूसरी जानिब कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं ने एक बार फिर जेल से ख़त लिख कर मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है। और शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद ने जेल से लिखे ख़त में कहा है कि हर सतह पर गुफ्त शनीद वाहिद हल है। गुफ्त शनीद बिल उमूम पाकिस्तान को, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ को बहरान से निकाल सकती है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की कार्रवाई भी आगे बढ़ाने के लिए अपोजिशन की अदम शिरकत के बायस हुकूमत और कौमी असम्बली के स्पीकर ने अपोजिशन की मिन्नत समाजत न करने का फैसला भी किया है। कायमा कमेटियाँ काम अपना जारी रखेंगी, दस्तयाब अरकान के साथ ही जारी रखने का फैसला है। हिकमत अमली के तहत जहाँ अपोजिशन चेयरमैन मौजूद नहीं होंगे वहाँ कमेटियों की सदारत आर्जी सरबरा करेंगे। नाजरीन कई सारे मामलात हैं और ओवर टू आर गेस्ट्स राइट अवे यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ जनाब रियासत अली आज़ाद साहब।
آپ سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، لرنڈ لائر ہیں، تمام تر معاملے پہ اپنے اوپینینز اور اپنے ایکسپرٹیز ہمارے ساتھ رکھیں گے. خوش آمدید آپ کو ریاست صاحب. عبدالقیوم صدیقی صاحب ناظرین ویری لرنڈ کورٹ رپورٹر اور صحافی، تمام تر معاملے پہ ایک بہت سیزنڈ رائے اور بہت قریب سے چونکہ معاملات کو دیکھتے ہیں، تو اپنی بھی آپ اپنی اوپینینز ہمارے ساتھ رکھیں گے، اپنی ایکسپرٹیز رکھیں گے. خوش آمدید آپ کو بھی صدیقی صاحب. نہال ہاشمی صاحب ناظرین آج بڑا ایک بھاری بھرکم لرنڈ جو کہتے ہیں نا لیگل اوپینین ہمارے ساتھ ہے. ونس اگین بڑے لرنڈ وکیل بھی ہیں، اسٹالورٹ بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، تمام تر معاملے پہ اپنی جماعت کا لیگل اور سیاسی دونوں اوپینین رکھیں گے. خوش آمدید آپ کو نہال صاحب. اور اظہر صدیق صاحب ناظرین ہمیں شارٹلی آئی ایم بینگ ٹولڈ اوکے ہی از ود اس. اظہر صدیق صاحب ناظرین ہمیں جوائن کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی بھی ایک بڑی بلند اور بے باک آواز، اور ونس اگین لرنڈ لائر ہمسیلف. دونوں معاملات پہ ہماری آج رہنمائی کریں گے اپنی جماعت کے پرسپیکٹو سے. ویلکم سر آپ کو بھی. بات کا آغاز ریاست صاحب میں آپ سے کرتی ہوں. یہ جو نااہلی ہوئی ہے ایک جج صاحب کی، اس کو قانون کی، آئین کی، میرٹ کی فتح قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے بہرحال کہ جو معاملہ تھا ڈگری تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، تو پھر نااہلی کے اوپر سوال کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس پہ اگر آپ کا ایک اوپینین آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا بات یہ نہیں ہے کہ جہانگیری صاحب کی ڈگری جعلی ہے، نہ ہی رجسٹرار نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہا ہے. وہ ارریگولیرٹیز کی بات کرتے ہیں، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جہانگیری صاحب کا یہ ڈگری کا کوشچن ارائز ہونے میں. اس کے پیچھے بہت سارے مرکات ہیں، خط تھا، ان کے گھر میں کیمرے تھے، انہوں نے یہ جو اسلام آباد کے 3 حلقے تھے اس کا کیس ان کے پاس لگا، پھر ان کو اپروچ کیا گیا، انہوں نے انکار کیا. پھر اس کے علاوہ چونکہ بہت ساری ان کے ساتھ معاملات کے بہت سارے کیسز کے انہوں نے پریشر کا ذکر کیا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، ہم سے فیصلے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ایک قسم کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں رائپ اپ ہوئی ہیں تو پھر ان کا یہ جو ہے وہ ان کو پریشر میں لانے کے لیے یہ ایک ڈکوسڑا کہہ لیں کہ چونکہ 92 کی ان کی ڈگری ہے، ان کی کل انہوں نے مارک شیٹیں بھی پیش کی ہیں کورٹ کے اندر رجسٹرار نے، اور ان کی ڈگری بھی ان کے پاس موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نام کا فرق ہے، 2 رجسٹریشن نمبر ہیں، 2 رول نمبر ہیں. جہانگیری صاحب کا ایز اے سائل، ایز اے اسٹوڈنٹ اگر وہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ جا کے دیتے تو وہ فارم جمع کروائیں گے، ان کو 2 رجسٹریشن نمبر الاٹ کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ یونیورسٹی کر رہی ہے. 2 رول نمبر کر رہا ہے تو یونیورسٹی کر رہی ہے. یہ تو جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس سے متعلقہ یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل جو کچھ ہوا ہے، میں کہتا ہوں جس سپیڈ سے نا انصافی ہوئی، اگر اس سپیڈ سے اگر انصاف ہوتا تو شاید یہ عدلیہ آج آسمان کی بلندیاں کو چھو رہی ہوتی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے، چونکہ یہ معاملہ تو کراچی ہے یونیورسٹی کا ہے، اور یہ وہاں پہ سب جوڈیس ہے، وہاں پہ اسٹے ہوگا. یہی موصوف رجسٹرار وہاں پیش ہو کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور وہاں پہ 1 مہینہ ٹائم مانگتے ہیں کہ مجھے جواب کے لیے ٹائم دے. یہاں پہ 3 دن کے لیے سی پی سی کے تحت یہ ریٹ جو ہے نا گورن کرتی ہے، اس کے اندر 30 ڈیز ہے جواب کے لیے. آپ نے جہانگیری صاحب کو ٹائم ہی نہیں دیا کہ جی 3 دن کے بعد، یعنی پہلے تقریباً 12-14 مہینے یہ کیس چلتا رہا ہے، اور اس میں آپ نے 12 دن کے اندر اس کا فیصلہ دے دیا ہے. اور پھر ظلم دیکھیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پہ ریٹ کوئی بھی ہو سنگل بینچ سنتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر اس فیصلے کے خلاف آئی سی اے ہوتی ہے. یہ میل آف آئی ڈی کہ آپ نے ایک اپیل کا فورم بھی ان کا ضائع کیا، اور پھر اوور لیپنگ جورسڈکشن اس کورٹ کی. پھر انہوں نے 3 پٹیشنز فائل کی کہ آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں، میں آپ کے خلاف مقدمہ بار ہوں، میں نے آپ کی سینئرٹی کو چیلنج کیا، میں نے آپ کی ٹرانسفر کو چیلنج کیا ہے، میں نے اور باقی ایف سی سی کے اندر آپ کے خلاف ابھی اپیلیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. پھر دوسرے جو موصوف ان کے ساتھ جج بیٹھے ان کے خلاف آلریڈی ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے. اور پھر یہ نہ جہانگیری صاحب ان کے خلاف نہ ڈوگر صاحب جہانگیری صاحب کے خلاف کیس سن سکتے کہ ایک دوسرے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات تھی. پھر فیکچول کنٹروورسی جو ہے نا، مطلب ڈوگر صاحب کو جسٹس ڈوگر صاحب کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے تھا، انصاف کے تقاضے یہ. لیکن اس پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ریٹ جورسڈکشن ہوتی ہے نا اس میں کوسچن آف لا دیکھا جاتا ہے. فیکچول کنٹروورسی کے لیے تو ٹرائل کورٹ ایویڈنس ریکارڈ ہوگی. یہاں آپ نے سنا ہے ایک لفظ آپ نے رجسٹرار کا آرڈر کے اندر نہیں لکھا، جو اس نے رول نمبر بولے، اس نے رجسٹریشن نمبر بولے، آرڈر دیکھے اس کے اندر ذکر ہی نہیں. یہ سوال میں آپ سے کری تھی ریاست صاحب، مختصراً یہ صدیقی صاحب پہ جاؤں گی پھر. یہ کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ڈگری جعلی ہے بلکہ شاید کوئی فرضی ڈگری، کوئی جعلی ڈگری بنا کر پیش کی گئی ہے.
تو دس گوز اوور اینڈ ابو کہ مطلب کوئی فورجری کا بھی کیس کوئی مقدمہ. اچھا اگر مونا ایسی بات تھی تو آپ ایک ایمپل اپرچونٹی دے دیتے نا ریپلائی سبمٹ کرنے کا, وہ ریکارڈ پیش کرتے سارا. آپ کو اتنی جلدی کیا, آپ بائی ہو کر کروک آپ نے یہ کیوں ایسا کیا؟ آپ نے تو موقع ہی نہیں دیا. آپ نے آرٹیکل 10A کو اٹھا کے زمین بوس کر دیا, آپ نے موقع ہی نہیں دیا, ان کو سنا ہی نہیں, آپ نے ان کو اپرچونٹی نہیں دی اور آپ نے فیصلہ دے دیا ہے. وہاں پہ آپ اعتراضات اٹھا رہے ہیں اور سنگین جو گراؤنڈ ہے اور وہاں پہ آبجیکشن آپ کے خلاف لیے گئے, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں نہ مانوں, میں سنوں گا اس کا کیس کا فیصلہ. بھائی کیوں سنیں گے؟ باقی ججز نہیں بیٹھے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. نہال صاحب کو بہرحال میں تو ویسے ویلکم کر چکی ہوں, اب آپ کو فارملی بھی کرتی ہوں کیونکہ اب ہمارے ساتھ اسکرین پہ بھی جڑ چکے ہیں اور سیاسی دنگل کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں. خوش آمدید صدیقی صاحب. اس کا آپ اگر جواب فرما پائیں کہ آپ یہ بات سمجھتے ہیں ود آل یور ایکسپرٹیز اور اتنی تجربے کے ساتھ جو آپ نے کورٹ رپورٹنگ میں آپ نے حاصل کیا ہے, کہ الگ ہو جانا چاہیے تھا, یہ تو بات صحیح ہے نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے معاملے کو, اور اتنی جلد بازی اجلت یہ کوئی آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو ریاست آزاد صاحب ہیں ان کو پہلے اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ظاہر کرنا چاہیے تھا اس شو میں بولنے سے پہلے, کہ یہ طارق جہانگیری صاحب کے جونیئر ہیں, اور اب جب کہ طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری انویلڈ قرار دیتے ہوئے ان کو جج کے عہدے سے برخاست کر دیا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ طارق جہانگیری صاحب نے ریاست آزاد صاحب کے لائسنس کے لیے جو انٹیمیشن دی ہوگی وہ بھی کوسچنیبل ہے. پتہ نہیں ان کو دوبارہ کسی کی انٹیمیشن لینی پڑے گی یا نہیں لینی پڑے گی. میرا تو انٹیمیشن ان کے اس سے ہے ہی نہیں, آپ کے پاس انفارمیشن پہلے کریکٹ ہونی چاہیے صدیقی صاحب. چلیں میں ویسے چلیں آپ نے لیکن آپ ان کے چیمبر سے ایسوسیٹڈ تو رہے ہیں نا. ہاں میرے استاد ہیں. بس ٹھیک ہے, بس اتنا سمجھ جو ہے نا. تو میں تو جوڈیشری کی بات کرتا ہوں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں, اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کون سی بات ہے؟ یہ بتائیں صدیقی صاحب, اجلت کوئی سمجھ آتی ہے آپ کو, اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بنیاد پر جسٹس ڈوگر صاحب سے مطالبہ کہ وہ علیحدہ ہو جاتے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال ہے, یہ دیکھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججمنٹس ہیں ان کا جو ریشو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیجئے, جسٹس جواد خواجہ سے لے کے جسٹس عمر بندیال صاحب سے لے کے اور وہاں تک بہت سارے ایک پورا کیس لا ہے باعث کے حوالے سے, کہ اس میں کیا ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ باعث اسٹیبلش کریں تو پھر وہ جج جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں. کچھ جج صاحبان جو ہیں, یہ جج کی مرضی ہے کہ وہ کوئی اگر اعتراض کرتا, ہم نے یہ بھی دیکھا کسی نے ایسے ہی اعتراض کیا تو اٹھ گئے. اب ایسی بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے فاضل جج صاحب نے اٹرنی جنرل سے کہہ کے اور خود پر اعتراض کروایا اور خود اٹھ گئے. ٹھیک ہے, اب کہیں گی تو میں نام بھی بتا دوں گا آپ کو ان کا. بتا دیں کیا حرج ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ. ٹھیک ہے, اور نہیں کہکا لگایا آپ کی بات پہ. ہاں کہکا لگایا. میں اظہر صدیق ہنسیں گے, بالکل ہنسیں گے. جب میں چیزیں کھولنا شروع کروں گا تو یہ ان کے اور کہکے نکلیں گے. خیر, ان کو ہنسنا چاہیے, یہ ہنسیں. تو دوسری بات یہ ہے آپ کی فرمائش پہ فوری ایک دفعہ آپ کی پرزور فرمائش پہ ایک دفعہ اور عزیز صاحب ایک دفعہ اور نہیں, لیکن آپ نے وجہ بھی تو دینا. چلیں جی اگر صاحب کہکے سے آگے نکلیں اور جواب اگر آپ اس کا فرمائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹ لائننگ کرتی ہے, مینٹینیبلٹی کو چیلنج کیا. جج صاحب نے خود آ کے اعتراض کیا. اس جج صاحب نے 2 دسمبر کا پھر آرڈر جو ہے جب وہ ان کا اعتراض تھا ڈسمس ہو گیا, اس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا. پھر وہ اپنے ہی اسی اعتراض کو 2 مزید وکلاء کے ذریعے لے کے آتے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ 2 رکنی بینچ سے انٹرا کورٹ اپیل کا ان کا حق ختم ہو گیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ فل کورٹ بنائیں مائنس ان ججز کے جو ٹرانسفر ہو گئے ہیں, یعنی وہ جج صاحبان جو کہ پیٹیشن میں ان کے ساتھ ان کے چل کے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے. انٹرسٹنگ. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں یہ بھی تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. میں صرف آپ کو فیکٹس ایڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہوا. یہ کنٹراڈکشنز ہیں. اور پھر جج صاحب حلفاً تو بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ جج صاحب نے کتنے ملزموں کو اس بنیاد پہ بری کیا ہے کہ انہوں نے جا کے کہا ہو کہ جناب جج صاحب میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں. کیا کہا ہوگا انہوں نے؟ ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف جو ہے جو یہ باتیں کر رہی ہیں, ایک سرٹن بیانیہ ہے, خط ہے, وہ ہے, اور کچھ معاملات ہیں, کچھ کیسز ہیں جس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا کہا, پریشرز ہیں. انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا, انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا, انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر چیلنج کیا. ہر اس درخواست کے اندر, اور کل بھی جب ہیئرنگ ہوئی تھی اس کے اندر کہیں اس چیز کو بیس بنایا
यस नहीं, कल आर्गू हुआ है कि जी वहां पे सिंध हाई कोर्ट में ये जो डिक्लेरेशन है कैंसिलेशन ये और वो चीज है, सस्पेंड ये किया और हुआ है, चीज कल है, ऑब्जेक्शन ये ये और दिया चीज है, गया है, आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। कल सलाउद्दीन ने एट लेंथ इस पे ये बात की कि आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं, ओवरलैपिंग अच्छा, जुरिस्डिक्शन अब सुन आपकी लीजिए, कोर्ट की अब यहाँ पे नहीं है। सुन लीजिए, ये सिंध साहब- हाई कोर्ट का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको सुन ही नहीं सकती। आपने मुकम्मल कर ली बात। मैं आपकी बात का अब जवाब दे रहा हूं। मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। आगे भी जाना है। जब इनको जुडिशियल प्राइस से रोका गया तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने गए। वहां पे इनके वकील जनाब मुनीर मलिक साहब, पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉपेस्ट लॉयर्स के अंदर से मैं उनको गर्दानता हूँ, ही इज अ वेरी लर्नड मैन, ही एडमिटेड एंड सेड इन द कोर्ट कि जनाब रिट ऑफ को वारंटो लाइक करती है, जज को उसके जुडिशियल वर्क से नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल ठीक पॉइंट है, उन्होंने एडमिट किया। फिर उसके बाद मलिक असद अली का केस है, वकील है ना, तो मलिक असद अली केस जो है उसके अंदर बड़े वाज़े तौर के ऊपर लिखा है आगे ले जाती हूं। B121 के अंदर जो है वो रेट जज के अगेंस्ट लाइक करती है। फिर इन्होंने एडमिट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि एतराज़ात का फैसला सुन के करें आप। उन्होंने काबिल समात करार दिया, जहां पे जाके खुद जज साहब ने एतराज़ात किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मोना कहा था कि स्पीकिंग ऑर्डर पास करें, ऑब्जेक्शन के ऊपर वो स्पीकिंग कर दिया, नहीं किया। 9 दिसंबर का क्या चैलेंज किया आपने? अगेंस्ट द फैक्ट्स, अगेंस्ट द लॉ, 9 दिसंबर के ऑर्डर को आपने क्यों चैलेंज किया? उन्होंने पहले ऑब्जेक्शन डिसाइड करना था, फिर उसको नंबर लगना था, फिर वो फैक्ट्स होनी थी। उन्होंने उसी दिन नोटिस भी अगले में कर लेते हैं। जहांगीरी साहब को नोटिस भी कर दिया, ऑब्जेक्शन भी आप कह रहे डिसाइड कर दो, अजहर साहब आपसे मुखातिब थे चूंकि इससे पहले अजहर साहब सिंध हाई कोर्ट के अंदर जज साहब जो है उस रिपोर्ट को जो कि यूनिवर्सिटी के चैलेंज करते हैं और अदालत के सामने कहते हैं मेरे पास वो दस्तावेजात नहीं है। आती हूं मतलब कंट्रडिक्शन देखने के सामने की बात है। राइट, अजहर साहब बहुत शुक्रिया, पहले मैं हंस दूं। अब मैं जवाब देने लगा हूं आपको। मेरे भाई हैं, मैंने बड़ा वक्त गुजारा इनके साथ, कयूम सिद्दीकी साहब के साथ। इनकी एक ट्वीट तारीख में मैं भूलता नहीं हूं और वो मैनेज करने में कामयाब हो गए। अच्छा, बता भी देता हूं आपको। जस्टिस काजी भाई साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब इसकी एक इंक्वायरी करा लें एफबीआर से। एफबीआर ने इंक्वायरी कराई, उस ऑर्डर के अंदर आ गया कि इनके पास मनी ट्रेल नहीं था। बड़ा वाज़े तौर पर एक अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरी ट्वीट्स की जो है तशरीह जनाब अजहर सिद्दीक साहब करेंगे कि मैंने कौन सी ट्वीट कब और कैसे की थी, ये तशरीह आप करेंगे? अच्छा, मैंने मजाक ठीक है, बुरा ना बिल्कुल। काजी साहब से तो आपको फोबिया है, आपको बुखार चढ़ता है, तो जाहिर है आपने उनका नाम लेना ही लेना है ना। इस केस के अंदर काजी साहब को ताल्लुक है, न लेना है न देना है, आप जो मर्जी करें। मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा था, बता दें, आप जो मर्जी करें। आप अपनी ट्वीट को फिर आप सारी बातें सुनिए। ठीक हो गया। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल पेशेंट बन जाते हैं। आप अपनी टर्न पे बिल्कुल जवाब फरमाइएगा। नहीं, देखें मेरी बात सुना, वो डायरेक्ट मुझ पे एक मेरी ट्वीट के हवाले से इल्जाम वो तो आपने भी उनको लगाया, वो बहरहाल नहीं इल्जाम नहीं लगाया मैंने, ये उन्होंने एडमिट किया, ये उनके एसोसिएट हैं, ये उनके उस्ताद हैं। ओहो भाई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना इस प्रोग्राम के अंदर। आप कहें कि मैं उनका एसोसिएट हूँ, आप बिल्कुल करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन अपने कॉन्फ्लिक्ट आप साबित करें ना कि जनाब मैं उनका उस्ताद का मैं अगेंस्ट हूं, फिर मैं बात कर रहा हूं। बोलते हैं बिकॉज़ उससे हो ये रहा है कि आप ऐसे किसी की बात ना। क्या पार्टी है? आप पार्टी हैं? यस, बार का सदर हूं, मैं बार का सदर रहा हूं। आप पार्टी हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बार का सदर हूं। मैं आप अपना आगे नहीं कर रहे, मैं किसी शख्स का ब्रीफ नहीं करता। ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक के बाद थोड़ा सा इसको काम डाउन करते हैं। लेट्स रिटर्न आफ्टर अ ब्रेक। और फिर गुजारिश ये है कि जो दो हजरात नहीं बोले हैं प्लीज उनकी भी टर्न आने दें। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर देयर टर्न। हम सारे अपनी टर्न पे बात करते हैं ताकि सबकी आवाज तो आए। ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। थोड़ी गर्मा गर्मी और बड़ा हीटेड डिस्कशन ब्रेक से कबल आप तमाम ने मुलाहिजा किया। अजहर साहब पे जाने से पहले अजहर साहब ने थोड़ी अपनी बात की, लेकिन निहाल साहब से पहले पूछ लेते हैं। निहाल साहब, कितने आप लोग अपने लिए प्रॉब्लम्स और कट्टे खोलेंगे? आप लोग बड़ा पेशेंटली इस अभी जो ये आपस में अभी गुत्थम गुत्था हो रहा था मामला, उसको आपने मुलाहिजा किया। वकला बिरादरी, बड़े सीनियर वकला अलग आपसे नाराज हैं कि आपके कोई प्रेशर में नहीं आता तो आप लोग अचानक इतने साल बाद डिग्रियों का केस निकाले थे। और पीटीआई ने ऐसे में आपके ऊपर शदीद तरीन इल्ज़ाम लगा दिया है कि आप केमिकल वाटर इस्तेमाल करते हैं वो ख़वातीन को उनको करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سن رہا تھا اپنے بھائیوں کی گفتگو. یہ پہلا اس طرح کا مقدمہ اس طرح کے واقعات نہیں, اس سے پہلے بھی ماضی میں ہوتے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اٹس ان بٹوین دا ججز themselves. یہ وکیلوں کا نہیں ہے میٹر کہ جج کی اپوائنٹمنٹ, جج کی ڈگری, جج کی پروموشن, جج کی کنفرمیشن. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے گورنمنٹ کا یا وکلا برادری کا, تو ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ممبران ہیں ان کی جو کمپوزیشن ہے اس میں پی ٹی آئی کے بھی ممبران ہیں. جناب گوہر صاحب ہیں, علی محمد آفریدی صاحب ہیں, تو علی محمد آفریدی صاحب ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہیں. ہر پارٹی کو ہر سیکشن کو اس میں دیا گیا ہے حصہ, اور وہ اپنے چیزوں کو سامنے لاتے ہیں اور رکھتے ہیں. جوڈیشل کمیشن میں بیرسٹر گوہر اس کے رکن ہیں, اور دوسرے وہ ہیں علی ظفر صاحب, سینیٹر علی ظفر. جی, یہ دونوں رکن ہیں. جو فورم ہے اس پہ یہ سب باتیں اٹھانی چاہیے اور اٹھنی بھی چاہیے اگر کہیں پہ کوئی غلط اور کہیں پہ کوئی سیدھی بات ہو رہی. مگر اگر مرغی کی ایک ٹانگ ہے کہ ہر بات پہ گورنمنٹ پہ آپ بلیم کریں, تو گورنمنٹ ہر جگہ اتنا فعال نہیں بیٹھی ہے گورنمنٹ کہ اس طرح کی چیزیں کرتی رہے. آپ نے کہا واٹر کینن میں ہم کچھ ملا کے پھینکتے ہیں, تو اگر کوئی شواہد ہے تو اس کو لا کے لیبورٹری میں چیک کرایا جائے. اس طرح سے الزام لگانا, دیکھیے جو بات ابھی میں کر رہا ہوں یہ صرف میں اپنے اور آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں. جب یہ آن ایئر ہوتا ہے تو پوری دنیا کو اس کے اوپر ایکسیس ہوتی ہے, اور ہماری چیزیں ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں ہمارے دشمن ممالک انٹرنیشنل فورمز میں. تو ہمیں جب گفتگو کرنا چاہیے تو ہم بہت دھیان سے سوچیں کہ ہم صرف کسی فرد کو یا کسی جماعت کو یا گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کریں, ہم اپنے نیشن کو, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ مطلب آپ پی ٹی آئی کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ کیمیکل واٹر کا الزام لگانے سے پہلے ان کو پہلے جانچ کرنی چاہیے تھی, ورنہ یہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل لیں گے یہ والے آرگیومنٹ. اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف کرنا سب کا حق ہے, مگر اختلاف کریں جائز طور پہ اختلاف کریں. لیکن آپ کو لگتا ہے نہال صاحب کہ یہ ہوا نہیں ہے, یہ فیکچولی جھوٹ ہے, مطلب آپ اس کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں, رائٹ؟ میں تو سمجھتا ہوں اٹ از اے فیک نیوز. یہ غلط بات ہے. اس طرح غلط چیزیں ہوتی ہیں, غلط باتیں نہیں پھیلانی چاہیے. اس معاشرے میں بہت کچھ, اس ملک میں بہت کچھ کرنے کو, ڈسکس کرنے کو, جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. اور ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں. اگر ہم سے کہیں کوتاہی غلطی ہے اور اپوزیشن کنسٹرکٹیو ہمارے اوپر کوئی نشاندہی کرتی ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تلافی کریں, ہم اس کا وہ نہ کریں, ڈھیٹ نہ بنے. تو یہ ان کا فرض بنتا, مگر یہ نہ ہو کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے, کسی کو رسوا کرنے کے لیے, دشمنوں کے ہاتھ میں یہ لوگ کھیلنا نہ شروع کر دیں. گاٹ یور پوائنٹ. ہاں, بٹ نہال صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ شروعات یہاں سے ہوئی نا کہ وہ ان کی بہنوں کی ملاقاتیں نہیں کروا رہے, اسی وجہ سے وہ دھرنا دینے پہ مجبور ہیں. وہ اڈیالہ کے باہر جا کے ہر ٹیوزڈے دھرنا دیتے ہیں, تو آپ ملاقات ہونے دیں تو یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ. ویری سمپل. تو یہ تو صحیح درست نشاندہی ہے نا جو اپوزیشن کر رہی ہے. ایک بات بتاؤں, ہاں, اگر یہ سیاسی کیس ہوتا تو ہم بھی زیادہ کھڑے ہوتے ہیں, مگر یہ سیاسی کیس نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ برطانیہ کی جو نظام انصاف ہے بہت زبردست ہے, بہت سارے ٹرانسپیرنٹ ہے. اسی برطانیہ کے نظام انصاف جو ہے, انگلینڈ کے کورٹس نے انگلینڈ کے ایک ادارہ NCA نیشنل کرائم ایجنسی کو ایک ذمہ داری دی, اور انہوں نے ڈیڈکٹ کیا 190 ملین پاؤنڈز, اور وہ پاکستان کے سرکار کے حوالے کیا گیا. تو عمران خان کا کیس جو ہے یہ پولیٹیکل کیس نہیں ہے, یہ نعرے لگانے کا یا 144 کا کیس نہیں ہے. وہ 190 پاؤنڈ جو تھا اسے انہوں نے ریاست پاکستان کو دینے کے بجائے وہ ایک فرد واحد کو دے دیتے ہیں, اور پھر اس کیس کی بڑی پروسیڈنگ ہوتی ہے, گواہیاں چلتی ہیں, شواہد آتے ہیں, ایویڈنس ریکارڈ. اگر وہ کیس اصلی بھی ہے تو ایز اے لائر آپ کو لگتا ہے کہ لیٹ می فنش. ہاں, ملاقاتیں اس کی وجہ سے, یہ سوال ہے, یہ عرض ہے. اب جب نہیں ملاقاتیں نہیں, پلیز ذرا سن لیجئے تحمل سے, یا پھر میں چپ سے سنتا رہوں گا. ساری چیز ہونے کے بعد اگر ایک عدالت ان کو سزاوار ٹھہراتی ہے اور ان کی اپیل زیر سماعت ہے, تو ان کے وکلا کو چاہیے, لیگل ٹیم کو چاہیے کہ ان کے کیس کے اوپر توجہ دیں, اس پہ محنت کریں, نہ کہ جا کے دھرنا دیتے رہیں. اسے دھرنے سے کیا ہوگا؟ ان کو دھرنا نہیں چھوڑا سکتا, ان کو کوئی سیاسی چھوڑا سکتا. ان کو اگر چھوڑائے گا تو دلال چھوڑائے گا, عدالتی نظام سے چھوٹنا ہے انہوں نے, اور اسی پہ ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اب جہاں تک سوال پیدا ہو گیا, پاکستان کسی فرد واحد کی وجہ سے نہیں رک سکتا, پاکستان مسٹ گو آن. پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی جو روزی روٹی کا مسئلہ ہے, جو تعلیم کا, صحت کا مسئلہ ہے, زراعت کا مسئلہ ہے, مزدوروں کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے, اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا. بات کرنا چاہیے. پاکستان کی تجارت کا مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اس پہ آگے ہم بات کریں. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی فیملی سے, امیجیٹ فیملی سے ملاقات نہیں کروا رہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. جیل مینول کے طرح ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جا کر کے جیل مینول کے مطابق مل سکتے ہیں, مگر جیل مینول میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نکلنے کے بعد
ऑल फॉल बके पाकिस्तान के जो सिपाही सालार है, फील्ड मार्शल, जिसने तस्लीम कराया पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान एक फातेह मुल्क है, पाकिस्तान के लोग आज सीना चौड़ा करके चल रहे हैं। मुझे नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीना कहते थे, आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनके 36 इंच को 26 इंच कर दिया। आप उस आदमी के बारे में रानतान करते हैं, आपका उनसे क्या लेना देना? वो पाकिस्तान के निजाम का एक हिस्सा है, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान का दिफा करना। आप कभी उसको कहते हैं, कभी अफवाद को कहते हैं, कभी किसी इदारे को कहते हैं। तो मुलाकात करने की तो इजाजत है, लेकिन मुलाकात की आड़ में आप गवर्नमेंट पे तनकीद करें, आप गवर्नमेंट पे तनकीद करें, सही हुआ अजहर साहब, करें, वजारतों पे तनकीद करें। ऑल फॉल बकने की इजाजत नहीं है, ये निहाल साहब ने आपको नहीं, दुनिया के किसी माशरे में नहीं है। जो आपका हीरो है उसे आप जीरो बना रहे हैं। बताएं, करें आप अपने मुल्क से कोई मोहब्बत थोड़ी साबित कर रहे हैं। बताएं भाई अजहर साहब, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये गैर दानिस्ता या दानिस्ता तौर पर आप दुश्मनों के हाथों खेल रहे हैं। आपकी जमात फास्ट दी है और उसको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पूछ लेते हैं, ये नाम मुनासिब है? उनकी टीम, उनके लोग उसको तनकीद करते हैं, सोशल मीडिया पे आप आके तनकीद करते हैं। इस तरह ना करें, ये वक्ती चीजें हैं, मगर ये एक इस्टेब्लिश हो चुका है पाकिस्तान का फतह। आप हम पे तनकीद करें, सियासी निज़ाम पे तनकीद करें, उसको सियासी तनकीद आप करें, लेकिन इदारों पे और फील्ड मार्शल और इस तरह की शख्सियात पे तनकीद करने से आप शदीद गुरेज करें। अजहर साहब, तो मैंने कहा शायद मैं बैठने के लिए बैठा हूँ। नहीं, मेरी आपकी पहले भी जो गुफ्तगू थी वो एक आपको पता है लड़ाई की नजर हो गई, तो इंशाल्लाह लड़ाई की नजर की बात नहीं है, निकल के बात करें। देखिए ना, लड़ाई की नजर की बात नहीं है। अब क्या करे, एक आदमी को अगर ना हकायक का पता हो, कोई झूठ पे चले, तो मैं तो झूठ को सपोर्ट नहीं कर सकता। मैंने जस्टिस काजी फाइसा का सारा केस पढ़ा हुआ है, एडमिटेड फैक्ट है, मनी ट्रेल नहीं है उनके पास। सुप्रीम काउंसिल से भी केस खत्म हो गया, यहाँ से भी खत्म हो गया। इफ्तिखार चौधरी साहब का केस था, मुझे याद है आज भी, उनको निकाला गया था, सुप्रीम काउंसिल में गया था, ये भी रिकॉर्ड की बात है। और ये जो कह रहे हैं ना को वारंटो के हवाले से एस्टैब्लिश चीजों की, यानी अच्छा वो ये कोई फौजदारी जुर्म में सजा का ट्रायल कर रहे हैं उनका, जैसे जहांगीरी का ट्रायल कर रहे हैं, को फौजदारी पर्चा था, चले फौजदारी पर्चा भी अगर है, अगर जालसाजी भी की है, तो उसके हवाले से लॉ प्रोवाइड है। यानी ये क्या कह रहे हैं, एक FIR हुई, चलान आ गया, उस पर सजा दे दें। हमारे कुर्बान जाऊं जजी साहब के, एक चलान पे सजा दे दी है उन्होंने। भाई ट्रायल होना है, यानी उस पर उनका राइट है। वो डिग्री जाली करार दी, उनके पास रेमेडीज अवेलेबल है, उसको अल्टीमेट तो जाने देते, सुप्रीम कोर्ट तक जाने तो देते, नहीं दिया। देखिए, और दूसरी बात जो है ना, पूरी दुनिया में जागसाई हो रही है। मैं बरतानिया में, अमेरिका में वकला से राब्ते में था, वो मुझसे पूछ रहे थे, मैं तो शर्मसार था। अच्छा, मैं इसलिए शर्मसार था, हाँ। क्यों, जरा समझना है कि एक जज क्या कहा, ये देखना पड़ेगा। फॉर्म 45-47 ही मांगे थे ना उसने, फॉरेंसिक की बात की थी ना उससे, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, कानून बदला, हम वो सारे भूल जाएंगे, हमें याद नहीं है उन चीजों को। यानी ये केस बड़े अच्छे तरीके से चल सकता। को वारंटो आई थी ना, मेंटेनेबिलिटी डिसाइड कर दी ना आपने, तो वो राइट होना चाहिए था उसको चैलेंज करने का। आखिर मेंटेनेबिलिटी कर दी, राइट चैलेंज करते, कोर्ट कहती ठीक है आप देख सकते थे। अच्छा, फिर आपने डिग्री आई और दरखास्तें दी। अच्छा, एक और बात बता दूं आपके सामने, आज हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बात ही नहीं करती इसके ऊपर। बड़ा शो था कि जस्टिस उमर ताबे दयाल पे हम वही चीफ जस्टिस, भाई हाई कोर्टों में चीफ जस्टिस कहां से आ गए, इनका रेगुलेट नहीं होने चाहिए। वहां आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाकर आपने क्या किया कि 3 जजेस बैठ, यहाँ एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जो मर्जी कह दे, जो मर्जी करे, स्याह करे, सफेद करे, नहीं इस पे कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको पता है आईनी बेंच बने, आपको पता है ना आईनी बेंच बने सुप्रीम कोर्ट में, बने ना, याद है आपको? बिल्कुल, बन गए। और बदनीति क्या है, 20वीं के बाद हाई कोर्टों में सूबाई असेंबली की करारदादें पास होगी, फिर बेंच बनेगा। फिर 27वीं तरमीम में तरमीम कर दिया, आर्टिकल 199 में लिख दिया कि जनाब आईनी बेंच को, आर्टिकल 199 के जितने भी केसेस है ना, जो आईनी जज सुनेंगे। यानी आप मुझे ये बताएं, सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच बने हुए हैं, कि बाकी हाई कोर्टों में आईनी बेंच क्यों नहीं बने? कोई जवाब नहीं है इनके पास, ना होना है इनके पास जवाब, आज कोई नहीं बोलता। आज यही सियासी जमातें जो पीपल्स पार्टी नून लीग ढोल बजाया करती थी, जवाब दे इसका। जवाब मैं लिख चुका हूं, मैंने लिखा सदर को, वजीर, मैंने कहा बताएं क्यों नहीं बनाए आईनी बेंचेस आपने? वजह क्या थी? कि जहां सूट करता था वहां बना लिए, और जहां नहीं करता था वहां नहीं बनाए। फिर पूछते निहाल साहब से पूछेंगे वाली बात, आपने बड़ी पुरजोर अंदाज में ये आपने मुतालबा किया कि जवाब दें ये दोनों जमातें। करेक्ट, और खत्म करनी। जी। दूसरी जहां तक बात है ना, जो हमें बताया जा रहा है, अगर किसी एक फर्द ने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, मैं समझता नहीं इस्तेमाल होने चाहिए।
क्या बाकी लोगों की मुलाकातें भी बंद कर देंगे आप? किस कानून के तहत? नहीं है तो प्रिजन एक्ट पढ़ ले, प्रिजन रूल पढ़ ले, और जिस रूल की फेवर कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ डिक्टेटर की पैदावार है, बुरहानी बाप का आता था जियाउल हक को, उस जियाउल हक ने 265 रूल बनाया था, वो हाई कोर्ट ने इंसाफ को बोले कि लार्जर बेंच ने क्या किया, नवाज शरीफ के बारे में आप गलत बात करेंगे, मैं आपके साथ में वो रूल अदर सिद्दीकी साहब अपने दायरे में रहे, नवाज शरीफ का आप में मसला यही है, नहीं हो रहा, वरना मैं आपको याद है बारी तुम्हें सही करते हैं लोग, चमाट मारते हैं, तुम्हें मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, अदालत में सजा लोग तुम्हें सही करते हैं, तुम्हारे साथ बदतमीजी करके तुम्हें चपेट मार के लोग चुप करवाते हैं, तुम नवाज शरीफ को शर्म नहीं आती तुम्हें? राइट, लेट्स कूल इट डाउन, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, एक पर्सनल अटैक्स ना करें, ठीक है? सारे लीडरान को, एक दूसरे के लीडरान को भाई इज्जत से मुखातिब करें। मसला यही है कि आप प्रिंसिपल पे बात करने के बजाय आप पर्सनल अटैक करते हैं ना। अजीज साहब को थोड़ा सा जो है ना इस चीज से निकल जाना चाहिए, मतलब बड़े संजीदा आदमी हैं, मैं बड़ा संजीदा लेता हूँ, लेकिन ये पर्सनल अटैक्स के ऊपर आ जाते हैं ना वो। ओके, राइट। अजहर साहब, आपसे दोनों जो हजरात हैं उन्होंने एक ही शिकायत की है कि आप मेरिट पे बात करें और जो पर्सनल अटैक्स है उनसे गुरेज करें। बहरहाल आप मुकम्मल करें, मैं आगे बढ़ती हूँ जी। मैंने देखिए, आप छोड़े, मैं आखिरी बात करने लगा हूँ। मैंने नहीं, आपको एक्सक्यूज करके, वो बुजुर्ग हैं, निहाल साहब जो है वो बड़े हैं, आपके सीनियर भी हैं, लॉ के हवाले से भी सीनियर हैं, आप उनसे एक्सक्यूज करके फिर आगे बढ़े। बहरहाल आगे बढ़े, इट्स ओके जी। ये शरारत कर रहे हैं, सिद्दीकी साहब स्कोर सेटल कर रहे हैं, सीधी बात है। सिद्दीकी साहब ओए ये तो महज़ब इंसान थे यार, 2 दिन पहले। ओके, हाँ, मुकम्मल करें भाई, मुकम्मल जी। ये हमें सिखाएंगे कानून बैठकर, ये हमें सिखाएंगे कानून बैठकर, जिनको खुद नहीं पता आईन आता नहीं ना कानून आता है, ये समझाएंगे हमें। मैंने तो सुना था वकला के, अपने सीनियर वकला का बड़ा एहतराम करते हैं। ओके, ये पता नहीं रियासत आजाद साहब, आप बताएं, आप सदर रहे हैं, कोई मुलाकात है, कोई ऑर्डर है आपके पास मुलाकात रोकने का? नहीं है मुलाकात रोकने का ऑर्डर आपके पास, ठीक है, तो ऑर्डर है या नहीं है उसके मेरिट पे। और एक और तकाजा किया है अजहर साहब ने, उन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई वो किसी ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए तो दीगर की तो मुलाकातें होने थे। दैट्स अ पॉइंट, मैं निहाल साहब की तरफ ले आऊंगी। रियासत साहब भी जो है वो ब्रेक से कबल कोई उनके पास कोई कुछ रेवलेशंस थी, आपने अपने पास रखी हुई थी। इन्होंने सिद्दीकी साहब ने मेरी ज़ात पे बात की, लेकिन ये तो अभी अजहर सदीक साहब को कह रहे थे कि आप ज़ातियात पे बात कर रहे हैं, तो इन्होंने मेरे ऊपर एक बात की थी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। जो पिटिशनर थे जहांगीरी साहब के खिलाफ, उनके साथ मिठाइयाँ तकसीम करने, उनको साथ लेके और उस फैसले पे मुश्तरका डांस करना, खुशियाँ मनाना, मिठाइयाँ बांटना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि चूंकि ये दोनों एक पेज पे और किसी एक शख्स के ये दोनों नुमाइंदे, ठीक है ना, ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने तो देखे जब खिलाने की तो है, खुशियाँ मनाई, बोटिंग, उनको ले जाना लाना हाई कोर्ट में, फिर उनको खाने, उनके साथ उनको हेल्प आउट करना हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से बाहर सारा कुछ करना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप तो साफी हैं, आपको तो इम्पार्शियल होना चाहिए। सिद्दीकी साहब, आप किसी एक की बात क्यों करें? इसमें से कोई एक चीज भी अगर जो इन्होंने कही है दुरुस्त है, आप देखें ना, नहीं देखें आप सिद्दीकी साहब, बिल्कुल ये बात आपने ये डांस वाली वीडियो दिखाई, और दूसरी बात नहीं, ये मिठाइयां बांटने वाली वीडियो शादियाने बचाए ना, आपने शादियाने बचाए, वो सोशल मीडिया बता रहा है, वो आप उनके साथ जो बैठते वी लॉन्च करते हैं और सारा एक मुश्तरका एक लाइन ऑफ डायरेक्शन में मियां दाऊद साहब और आप करते हैं, आप उनके मुंह में डालते हैं कि ये बात करनी और ये करवानी है, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इनके वीलॉग सुनता रहूं उनके साथ, और जिस तरह ये इतने हशाश बशाश, ये तो सिद्दीकी साहब अपनी शादी पे इतने खुश नहीं हुए होंगे जितने ये कल मैंने इनको खुश देखा है। बताइए जी सिद्दीकी साहब, ये तो वैसे संगीन इल्जाम है, घर में भी हम चाहते हैं आपके साथ अच्छा वेलकम हो जब आप यहाँ से वापस जाएं, वही, वरना ऐसा ना हो कि घर पे। देखिए मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल ठीक बात है, भाभी हमारी नाराज हो जाएंगे, भाई वाकई हमारी शादी में तो आप इतने खुश नहीं थे जितने आप। हमारे साथ तो कभी नहीं वीलॉग किया, मियां दाऊद के साथ वीलॉग पे बुला ले यार, किसी पढ़े लिखे आदमी के साथ करूंगा। नहीं पढ़े लिखे, यही तो बात है। नहीं ये बात, जो पीएचडी आप है और जो पीएचडी वो है, आपको भी जानते हैं उनको भी जानते हैं।
एज एक्सपर्ट बैठे, आप वकील हैं, आपके पास LLB की डिग्री है, आप किस कैपेसिटी में यहाँ पे ओपिनियन दे रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर? आपके तो पास ये जस्टिफिकेशन नहीं है। सिद्दीकी साहब, आप कैसे हो सकते हैं? मुझे क्या पता कि आप मैट्रिक पास है या फिर पास है? आप जर्नलिस्ट की भी, आपके पास जर्नलिज्म की भी डिग्री है या नहीं है? और हमें आप चले हम दोनों अपनी अपनी डिग्रियां चेक करवाते हैं। हाँ, आप भी कराएं, मैं भी करवाता हूं। मेरे पास तो लाइसेंस है, मेरे पास तो लाइसेंस है भी दिखा, तो आप दिखाएं आप जर्नलिज्म का लाइसेंस। और चले थोड़ा सा, आप डॉक्टर भी बने हुए हैं, आप इंजीनियर भी बने हुए हैं, आप वकील भी बने हुए हैं, आप जज भी बने हुए हैं, आप फैसले भी प्रिडिक्ट करते हैं। यार छोड़े, क्या बात करते हैं आप? थोड़े से हट के पर्सनल अटैक से हट के, आज बहुत ज्यादा हो गए प्रोग्राम में। एक प्रिंसिपल की सवाल का जवाब दे दें, क्या किसी जाली इनवैलिड डिग्री वाले को जज ऑफ द हाई कोर्ट होना चाहिए? ये आपके फैसला करना चाहिए, ये आपने फैसला करना चाहिए। यार उनके पास डिग्री थी, उनको इसका जवाब दे। अगर डिग्री जाली है, उनको एडवोकेट जनरल बनाया, उनको डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनाया, वो प्रोसिक्यूटर जनरल, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, 2 दफा सेक्रेटरी रहे, वो सदर डिस्ट्रिक्ट मैं जहांगीरी साहब की बात ही नहीं कर रहा, मैं इनसे सिर्फ एक सादा सा सवाल पूछ रहा हूं। आप तो वही बात कर रहे हैं ना, मैं जानता हूं कि आप कहां से बोल रहे हैं और इनका ब्रीफ आप यहां पे पुट कर रहे हैं, मुझे पता है। मैं इतना सादा हूं कि यहाँ आपके साथ आपके पहलू में बैठ के मैं आपकी ये गुफ्तगू, आप गुलाम रसूल के मुतालिक ये सवाल कर रहे हैं, आप अल्लाह जिता के मुतालिक बात कर रहे हैं, जो हार्ट इशू है, जो बरने सवाल पूछ रहा हूं भाई, और पाकिस्तान की तारीख को छोड़ दुनिया की तारीख आदमी को जज होना चाहिए? किसी जज को कोवरेंटो में घर नहीं भेजा गया, किसी जज को ऐसा यार आप बुकला के नुमाइंदे, आप बुकला के नुमाइंदे हैं, सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब कि क्या जाली डिग्री वाले को जज होना चाहिए? अच्छा भाई, ये फैसला आपने, वो तो सस्पेंड है हाई कोर्ट सिंध में, और यहाँ पे मौसूफ जो खुद गलत आया है, जिसकी ट्रांसफर पोस्टिंग गलत है, जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल भी नहीं लिया, वो जज पाए होकर करो कि वो फैसला सुनना चाह रहा है। बताएं जी, आप तो जज हैं, आपको तो सिंध हाई कोर्ट का थोड़ा सा चाहिए, वहाँ पे स्टे हुआ है, आपको एहतराम करना चाहिए था उस फैसले का। निहाल साहब, कल को वो फैसला और तरह से आ जाता है तो मैं इनसे प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ और ये तारिक जहांगीरी साहब की तरफ चले जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात करते हैं। जी नहीं होना चाहिए, मैं ये कहता हूं, लेकिन ये बात नहीं, सिद्दीकी साहब के पास अख्तियार है, जिसको चाहे जाली डिग्री कह दे, जिसको चाहे असली डिग्री, ये इनके पास अख्तियार है। इसीलिए इनका ये कॉन्फिडेंस है कि थोड़ा सा इस चीज से निकलते हैं, प्लीज अलाउ मी थोड़ा सा निकलने दें इस चीज से। निहाल साहब ये बताएं कि वो जो दीगर अफराद हैं उनकी मुलाकातें आप लोगों ने क्यों रोकी हुई हैं? ये जो अजहर साहब ने आपसे तकाजा किया और आपसे ये भी पूछा कि ये जो आईनी बेंच है सिर्फ आप वहां क्यों बनाते हैं जो आपको सूट करता है, दीगर हाई कोर्ट्स में क्यों नहीं? इस्लामाबाद में क्यों नहीं? ये एक मेरिट का सवाल है जो कि अजहर साहब के सवाल को सेकंड कर रहे हैं रियासत साहब भी। इसका जवाब फरमाएं। उमर अभी भी सबसे पहले तो मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ कि आप संजीदा गुफ्तगू को गैर संजीदा करवा देती हैं। अजहर सिद्दीक साहब को आप ले आती हैं और वो उनको एक उनका पैटर्न है कि वो हमारी क़यादत के बारे में बात करेगा, सारी चीजों की बात करेंगे। अदालत में सजा हुई है, तौहीने अदालत में सजा हुई है आपकी यादाश्त। अच्छा जरा काम डाउन, निहाल साहब थोड़ा सा प्लीज, आपकी यादाश्त अच्छी नहीं है, तौहीने अजहर साहब काम डाउन, अभी उनकी बारी है, मैं आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, आपकी बारी पे मैं आती हूँ आपकी तरफ। नवाज शरीफ के बारे में या शायद किसी भी ठीक है, सारे लीडरान के बारे में जो है वो संजीदा गुफ्तगू है, पॉइंट में ये है कौन, अच्छी जबान से बात करें, अच्छी तरह से मुखातिब करें। ठीक है अजहर साहब मैं आती हूँ, प्लीज प्लीज करते हैं। मैं इस तरह के लोगों की प्लीज वेट फॉर योर टर्न। समझता हूँ आपकी भी, हमारी भी और सारे पैनल्स की भी, और पाकिस्तान में सियासी निहाल साहब और अदालती निजाम निहाल साहब पॉइंट हो गया ना वो, उसके प्लीज आगे थोड़ा सा मुद्दे पे आ जाए। लेट्स फोकस ऑन द पॉइंट। कहां से आकी जी, लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, इसका मामा आपको ही इज नो वन। अच्छा मैं अजहर साहब प्लीज, निहाल साहब जो मुद्दा है उसके ऊपर रहें, आपने पॉइंट अपना बता दिया कि ठीक है रिस्पेक्टफुली एड्रेस करें। से भी पूछ लें क्या जाली डिग्री वाले को जज होना चाहिए? पूछ लेते हैं आप एक मिनट जवाब दे दूं, 1 मिनट जवाब दे दूं, 1 मिनट और बगैर डिग्री के साफी भी नहीं होना चाहिए। नहीं सुने ना चले ये चैलेंज कबूल है, ये चैलेंज कबूल है, ये चैलेंज कबूल है मेरा। और ये फिर ऑनर मोना माफी मांगेंगे, आपकी नहीं बात कर रहा, ऑनर माफी मांगेंगे। अभी मैंने आपने क्या अच्छा बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे नहीं, लेकिन आप बताएं जाली डिग्री वाला जज होना चाहिए? जाली डिग्री वाला जज होना चाहिए, सिद्दीकी साहब जाली डिग्री वाला वकील होना चाहिए। थोड़ी हमारी वो रखे, हमने सवाल करने थे उनसे। निहाल
नहीं पहले ये से एडमिट करवाएं कि जाली करवा लेंगे, आप छोड़ें, आप अभी उनसे सवाल मैं उनसे अपना करी थी, अजय साहब से भी पूछें, आप अपने जाली डिग्री वाला वो पूछ लेंगे, अब आप उनको पॉडकास्ट पे बुलाएं, वीलॉग पे बुलाएं, आप पूछिएगा। बिल्कुल अजहर साहब आप इनके वीलॉग पे आए, उनके सवाल ये, अभी आप मेरे प्रोग्राम पे रियासत आजाद भी आएंगे, मेरे सवाल का जवाब दे दें। बनाने वाले भी नहीं होने चाहिए। अच्छा बताएं दीजिए रियासत साहब, मैं जवाब दे दूं, जाली डिग्री लेने वाले भी नहीं होने चाहिए। हाँ प्लीज रियासत साहब जी, मैं साहब की बात सुन ले। हाँ पहले इस बात का जवाब कि जाली छोड़े ना, जज होना चाहिए, एक बड़ा बुनियादी सवाल है। अजय साहब बड़े इतने बड़े आईनी माहिर हैं, अजहर साहब से आप इतने बड़े, वो आप उसको पूछिएगा ना। साहब से जो है वो सिर्फ एक प्रिंसिपल को ले डाउन कर दें, जी ये कह दें कि जाली डिग्री वाले को जज होना चाहिए। हम तो मोना के प्रोग्राम में आए, आप मेरे पास आए हैं, मैंने सवाल करना है, आई हैव द अथॉरिटी। आप होस्ट तो नहीं है ना? मैं ये कह रही हूँ वीलॉग पॉडकास्ट में आप करिएगा, आप फुल ग्रिल कीजिएगा इन्हें, अभी नहीं सारे इख्तियार मुझे जवाब दे लेने देना। एक सवाल से मुझे जवाब का प्रोग्राम है, हम जाली डिग्री वाला जज होना चाहिए, डिग्री वाले साफी जो है, आपको पता है जाली डिग्री वाला वकील होना चाहिए, वाला साफी भी नहीं होना चाहिए। जी अच्छा कितने वकील की डिग्रियां जाली निकली थी, आपने एक सर्वे करवाया था? सुनिए मैं जवाब देता हूँ। हमारी बार काउंसिल में जाली वोकला पे बड़ी ड्राइव हुई और हम गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, मत की बात छेड़ें आप। अगर जाली डिग्रियां ना सारी तमाम जजेस की आकर चेक करें, फिर समझ आ जाएगी आपको। करनी चाहिए ना, बात है, करनी चाहिए ना, वो सुन तो लेना भाई, तो करनी चाहिए। अब आप फिर लुक में दे रहे हैं, करनी चाहिए। मैं तो इनकी इस डिमांड को आगे बढ़ा रहा हूँ कि तमाम जुडिशरी के जजेस की डिग्रियां चेक होनी चाहिए, तमाम वो वकला जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं उनकी डिग्रियां चेक होनी चाहिए। आप थोड़ा सा सिद्दीकी साहब रुक जाएं ताकि आगे भी तो किसी की बात आए ना। जी जी अच्छा इन्होंने सिद्दीकी साहब ने जो कुछ उन्होंने किया, सिद्दीकी साहब चाहते हैं कि मैं ओ कुछ ही करा, सिद्दीकी साहब अपनी तो कोई गलती कर दे। रियासत भाई बात कर लेने दे, बात करने दे, दोनों से बुला लें। सुनिएगा हाई कोर्ट का जो जज बनता है ना, हाई कोर्ट का जज वोकला की बुनियाद पर, एक वकील होता है उसके 10 साल के तजर्बे के बाद बनता है। पहले आपको उसको वोकला से हटाना है, ये मैं कानूनी नुक्ता दे रहा हूं आपको पहले बार काउंसिल से उसके वोकला से हटाना था। उसके क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि उसकी डिग्री है या ये है नहीं है। करेक्ट, ओके निहाल साहब इसका जवाब दे दें। वकालत से हटाने के बाद आपको वारंट होगा। मुन्ना मैम सॉरी, आज मैं कोई इस तरह ये कोई मसला नहीं है और जिस तरह के लोगों को बैठा है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ये लेवल नहीं जज नहीं होना चाहिए। अब सुन लेना, करप्ट आदमी को नहीं दे सका मनी ट्रेल। चलिए ओके, आप जवाब नहीं देना चाहते, आपको जवाब नहीं देना निहाल साहब, योर चॉइस, लेकिन वेरी डिस्टिंक्ट प्रोग्राम टुडे। थैंक यू टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।